तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 1 साइंस 1 का, दैट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन आपको इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता लगेंगी जो थोड़ी गलत बताई जाती हैं, बट थोड़ी बहुत सच्चाई भी है उसमें। तो देखेंगे कितनी सच्चाई कितना झूठ। तो जो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करें महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, उसका नाम है ग्रेविटेशन। इसमें अब जो पहला टॉपिक आपको दिया है वो है सर्कुलर मोशन, और यहीं से आपको थोड़ा बहुत सच पता चलना शुरू हो जाएगा। जैसे न्यूटन के सर पर एप्पल गिरने से, सिर्फ और सिर्फ एप्पल गिरने से ग्रेविटेशन की खोज नहीं हुई। वो ऑलरेडी किसी चीज पर सोच रहा था, पहले से विचार कर रहा था, और वो चीज थी सर्कुलर मोशन। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा ग्रेविटेशन की खोज कैसे हुई। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि आप गोल 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 घुमाएंगे सर्कुलर पाथ पे, तो उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब इस मोशन को चलते रहने के लिए, मतलब सर्कुलर मोशन चलता रहे, उसके लिए एक बहुत जरूरी फोर्स है जो हमें अप्लाई करनी होती है, जो हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ पॉइंटेड होती है। एंड इस सर्कल के सेंटर की तरफ जो पॉइंटेड फोर्स होती है, इसका नाम होता है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स यदि ना हो तो कोई भी चीज गोल नहीं घूम सकती। बस यहीं से ग्रेविटेशन का कीड़ा न्यूटन के दिमाग में घुस गया कि भाई अगर ऐसा है तो सोलर सिस्टम में तो अर्थ घूम रही है, किसके अराउंड घूम रही है? सन के अराउंड। मून घूम रहा है अर्थ के अराउंड, ऐसे ही सारे प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं। तो ये कैसे क्या घूम रहे हैं फिर? अगर वहां पर कोई ना कोई फोर्स होगा तभी तो घूम रहे हैं। तो वहां से चल रहा था उसके दिमाग में। हाँ, एक कोइंसिडेंट हुआ कि उसी वक्त एक एप्पल गिरा उसके सर पे, और उसको ये अनुभव हुआ कि भाई ये जो फोर्स है ये सिर्फ सोलर सिस्टम में नहीं है, ये धरती के अंदर भी है। मतलब धरती के अंदर भी धरती जो है वो चीजों को अपनी तरफ खींच रही है। तो वहां से फिर ग्रेविटेशन की खोज हुई। हाँ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि सिर्फ धरती अपनी तरफ चीजों को खींचती है ऐसा नहीं है। पूरे यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। तो आपको उसके बारे में थोड़ा आगे पता चलेगा। बट लेट्स सी व्हाट इज मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स समझ लेंगे पहले, मतलब उसकी डेफिनेशन। व्हाट इज मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स? सो अ फोर्स acting on an object moving in a circular path। क्या बोला? ध्यान से देखिए। a force acting on an object moving in a circular path, comma, which is always directed towards the center। तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप इस वीडियो को पॉज करके पहले ये डेफिनेशन लिख लीजिए। ओके, अब जहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, तो अब समझिए कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है जो इसको सेंटर की तरफ खींच रही है। अगर ये सेंटर की तरफ खींच रही है तो क्यों नहीं ये पार्टिकल सेंटर की तरफ चला जाता? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी दिशा में फोर्स लगाएं तो वो उस तरफ मूव होता है। तो ये सेंटर की तरफ क्यों नहीं मूव हो रहा? क्योंकि इसी का एक भाई बाहर साइड काम कर रहा होता है, एंड उसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन आती है उसकी, लेकिन सिर्फ दो जगह पे वहां पर चेंज होता है। अब कहाँ चेंज होगा वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दें। बाकी डेफिनेशन जो है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ठीक है? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। अब जो प्लैनेटरी मोशंस की जहाँ तक बात है, तो प्लैनेटरी मोशंस में पहले भी साइंटिस्ट काम कर रहे थे ऑलरेडी, न्यूटन के पहले। तो उसमें जो एक प्रोमिनेंट साइंटिस्ट का नाम है दैट इज केपलर ने ऑलरेडी प्लैनेटरी मोशंस को पढ़ना चालू कर दिया था न्यूटन के भी पहले। इनफैक्ट जो केपलर ने थर्ड लॉ दिया, उसी के बेसिस पर, उसी के डेरिवेशन से न्यूटन ने अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। सो नाउ लेट्स सी कि केपलर ने कौन से 3 लॉज दिए थे। बहुत ही सिंपल लॉज है। तो हम देख रहे हैं लॉ नंबर 1। केपलर के पहले तक ये माना जाता था कि भाई जो प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं सन के अराउंड, लेकिन उससे कुछ फिनोमिना समझाए नहीं जा सकते थे। अगर प्लैनेट का ऑर्बिट सर्कुलर माना जाए तो हम कुछ फिनोमिना धरती पर होने वाले समझा ही नहीं सकते। तो उसने सजेस्ट किया कि भाई देखो, जो प्लैनेट है ना वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, ना कि सर्कुलर ऑर्बिट में। अब एलिप्स में 2 फोकस होते हैं, तो जो सन होगा ना वो किसी एक फोकस पे होगा, और जो प्लैनेट है वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा होगा।
तो अब इस चीज को लॉ के फॉर्म में कैसे लिखोगे? पहला लॉ क्या है? एवरी प्लैनेट revolves in an elliptical orbit, having sun at one of its foci. अब ये जो फोकाई है दैट इज प्लूरल फॉर्म फॉर फोकस। अब दो फोकस है इसलिए बोला कि वन ऑफ द फोकाई पे आपका सन रहेगा। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है यहाँ पर सन नहीं स्टार लिखना चाहिए, क्योंकि ये जो लॉ है ये पूरे यूनिवर्स के लिए वैलिड है, सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम के लिए थोड़ी है। बट ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में सन लिखा है तो मैंने आपको सन लिख के बता दिया। सो एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट हैविंग सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। सो ये केपलर का फर्स्ट लॉ था, जिसने ऑर्बिट को लेकर जो चीजें गलत बताई जा रही थी उसको सही किया। ऑर्बिट सर्कुलर नहीं एलिप्टिकल होता है। नाउ सी लेट्स सी द सेकंड लॉ, यानी केपलर्स सेकेंड लॉ। सो केपलर सेकेंड लॉ बोलता है कि जब प्लैनेट जो होता है ना, वो जब मूव करता है तो उसका जो डिस्टेंस है सन और अर्थ का या किसी भी प्लैनेट का, वो फिक्स नहीं है। अब जैसे एलिप्स है तो जैसे सर्कल होता तो पूरा रेडियस कांस्टेंट होता, बट यहाँ पर रेडियस कांस्टेंट नहीं रह सकता क्योंकि एक एलिप्स है। तो हम इसमें एवरेज डिस्टेंस बोलते हैं या एवरेज रेडियस शब्द का प्रयोग करते हैं। हम रेडियस नहीं बोल सकते क्योंकि ये फिक्स नहीं है, तो हम बोलते हैं एवरेज रेडियस। तो अब वो बोलता है कि जब प्लैनेट मूव करता है तो जो एवरेज रेडियस है वो एक एरिया को स्वीप करेगा, मतलब एक एरिया कवर करेगा। जब ऐसे जैसे मान लो पहले ऑर्बिट प्लैनेट सी पे था, फिर सी से डी पे गया, तो जो रेडियस है एवरेज रेडियस या मीन रेडियस वो तो ऐसे स्लाइड करेगा, तो वो एक एरिया कवर करेगा। केपलर ने बताया कि ये जो एरिया कवर करेगा इक्वल टाइम पे इक्वल एरिया कवर करता है वो। तो इसका मतलब कुछ और है। जैसे आपने इंग्लिश में भी देखा होगा कि जो पोएट होता है वो कुछ तो भी लिख देता है और उसका बहुत डीप मीनिंग निकलता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी है कवि क्या कहना चाहते हैं, तो वो हम देखेंगे कवि क्या कहना चाहते हैं। अभी पहले तो मैं आपको बता देता हूँ उसके शब्दों में कि उसने क्या बोला, फिर मैं आपको अपना बताता हूँ कि वो बोलना क्या चाहता था। ठीक है, सो केपलर सेकंड लॉ व्हाट इज इट, कि द मीन रेडियस, या फिर ऐसा बोल सकते हैं द रेडियस वेक्टर, ऐसा भी शब्द यूज करते हैं तो ध्यान रखिएगा। सो दिस इज रेडियस वेक्टर, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन, या आपको अगर ये डिफिकल्ट जा रहा है रेडियस वेक्टर तो लाइन जॉइनिंग भी बोल सकते हो, क्यों जबरदस्ती का कॉम्प्लेक्स करे चीजें। सो द लाइन जॉइनिंग द स्टार या फिर द सन बोल लीजिए एंड द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल interval of time. So this is the second law. क्या है सेकेंड लॉ, कि भाई जो ये लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन है, जैसे ये रेडियस वेक्टर जिसको मैं बोल रहा था, ये जब मूव करेगा प्लैनेट तो ये इक्वल एरिया कवर करेगी इक्वल टाइम में। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि पूरा गोल चक्कर लगाने के लिए 365 दिन लगते हैं, तो मान लो यहाँ से यहाँ वो फॉर सपोज 30 डेज में आया था, तो ये भी डिस्टेंस, ये भले ही छोटा डिस्टेंस लग रहा है आपको, लेकिन ये कितने दिन में कवर किया उसने, 30 डेज। और ये डिस्टेंस भले ही आपको बड़ा दिख रहा है लेकिन कवर कितने दिन में किया है, 30 डेज। मतलब द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। वो सिर्फ हमको इतना बताना चाहता है कि देखो भाई, जब प्लैनेट दूर होता है ना सन से, तो वो थोड़ा धीमा चलता है, दिख रहा है आपको, छोटा सा डिस्टेंस कवर किया है उसने। बाकी जब अगर आप पास में देखोगे, ए से बी का डिस्टेंस देखोगे वो काफी ज्यादा है। तो वो यही कहना चाहता था कि जब सन के पास से गुजरता है प्लैनेट तो थोड़ा तेज भागता है, और जब सन से दूर रहता है तो वो थोड़ा धीमा भागता है। अब दैट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो आपको अभी नहीं है, बट आप इतना समझ लीजिए कि जब पास से गुजरेगा तो फास्ट गुजरेगा, दूर से गुजरेगा तो स्लो गुजरेगा। केपलर सेकंड लॉ यही हमको बताना चाहता था। ठीक है, सो आप लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। देन हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है केपलर्स थर्ड लॉ। नाउ व्हाट इज केपलर्स थर्ड लॉ? इट इज अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट। अब जो एलिप्टिकल ऑर्बिट आपने बोला है, उसके किसी एक फोकस पे क्या था, सन था। अब इस सन के राउंड जब प्लैनेट गोल घूमेगा
तो जैसे अर्थ है तो उसको पूरा गोल घूमने को चक्कर कितना टाइम लग गया था, 365 डेज। अब इसी प्रकार हर प्लैनेट का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग होता है, एंड दैट इज डिपेंडेंट ऑन रेडियस। जितना बड़ा रेडियस उतना बड़ा उसको चक्कर काटना पड़ेगा, उतना बड़ा ऑर्बिट करना पड़ेगा, एंड हेंस उतना ज्यादा उसका क्या होगा, टाइम पीरियड। सो केप्लर्स थर्ड लॉ इज ऑल अबाउट टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। सो वो सिंपल सी एक चीज बोलता है कि टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ the square of time period of revolution देखो रिवोल्यूशन और रोटेशन में फर्क है। रिवोल्यूशन यानी किसी के इर्द गिर्द घूमना, रोटेशन मतलब खुद ही रोटेट होना, ठीक है। सो द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली proportional to cube of the mean distance। अब मीन क्यों बोल रहा है आप समझ गए होंगे, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, लगातार चेंज हो रहा है। यहां पर छोटा रहेगा, यहां बड़ा रहेगा, तो इसलिए शब्द यूज किया है मीन या फिर एवरेज। द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड प्लैनेट। हो सकता है स्टेटमेंट में आपको लगे कि बड़ा ही भयंकर लॉ है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बट ये सिंपल सी चीज ये बोल रहा है, मान लो इसको गोल घूमने के लिए जो टाइम पीरियड लग रहा है वो t है, और इसका जो एवरेज रेडियस मैं पकड़ रहा हूँ वो मान लो r है। तो सिंपल सा वो बोल रहा था कि टाइम पीरियड का यदि स्क्वायर करते हो तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन या एवरेज रेडियस का क्यूब। तो देखिए वही चीज आपने स्टेटमेंट में लिखी हुई है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cube of the mean distance between the sun and the planet। तो square of the time period of revolution is directly proportional to cube of the mean radius between the sun and the planet। so ये थे केपलर के 3 लॉस। अब कल हम देखेंगे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। सो थैंक यू फॉर टुडे। प्लीज सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियो सच में समझ में आया है और आपकी हेल्प हुई है तो, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाते रहने के लिए एफर्ट लगता है, एंड एफर्ट के लिए लगता है मोटिवेशन। सो थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।